हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। आज मैं क्लास 10 के बच्चों के लिए विज्ञान का अध्याय 6 लेके आया हूँ, जिसका नाम है जे प्रक्रम। और यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन बात करेंगे ये एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। टोटल 35 क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपके जो अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा एंजाइम एमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे इस प्रकार है, एक है पेप्सिन है ए, बी है ट्रिप्सिन, सी है लाइपेस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो अब यहाँ पे एमल्सीकृत वसा का पाचन जो करता है, कौन सा एंजाइम करता है, लाइपेज करता है। यहाँ पे सारे एंजाइम ही है, ठीक है। तो यहाँ लाइपेज करता है जो एमल्सीकृत वसा का पाचन। लेकिन यहाँ पे और भी जो पेप्सिन और ट्रिप्सिन है, इसके बारे में भी जान लीजिए। पेप्सिन क्या काम करता है, अमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है, क्योंकि ये भी अमाशय में पाया जाता है पेप्सिन, और ये प्रोटीन का पाचन करता है। दूसरा है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, इसको भी याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ट्रिप्सिन, पेप्सिन बी है, सी है टाइलिन और डी है काइमोट्रिप्सिन। तो यहाँ पे सारे एंजाइम हैं, इनमें से कौन सा जो है एंजाइम जो लार में पाया जाता है। तो जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया कि ट्रिप्सिन, पेप्सिन और टाइलिन, तो यहाँ पे हमारा जो टाइलिन है, टाइलिन हमारा जो है लार में पाया जाता है। और भी जो एंजाइम है, इसके बारे में पिछले स्लाइड में भी बताया था कि ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है और पेप्सिन जो है अमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है। अब आते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, अग्नाशिक रस में पाया जाता है। अग्नाशिक रस में क्या पाया जाता है, पहला है ट्रिप्सिन एंजाइम, बी है लाइपेज एंजाइम, सी है एमाइलेज एंजाइम या डी है इनमें से सभी। तो एक चीज़ मैं बता दूं, अग्नाशय में ये सारे एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन हो, लाइपेज हो या एमाइलेज हो, ये तीनों एंजाइम हमारे अग्नाशय में पाया जाता है। अब ये तीनों का काम देख लेते हैं। अगर ट्रिप्सिन की बात करें, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, और लाइपेज की बात करें एमल्सीकृत वसा का पाचन करता है, और एमाइलेज जो एंजाइम जो है ये स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। नीचे जो भी मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ उनको भी आप याद करते जाएंगे। अगला आता है हमारा क्वेश्चन, लाइपेज एंजाइम क्या करता है। तो ऑप्शन आपके पास है, वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलता है, बी है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है, या फिर ए और बी दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर लाइपेज की बात करें, लाइपेज जो है वसा को वसा अम्ल में बदलता है एवं ग्लिसरॉल में भी बदलता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम की बात करें, ये ऑप्शन हमारा है, वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलता है, ए। बी नंबर है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, या सी नंबर ए या बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। अगर हम ट्रिप्सिन की बात करें, मैंने पिछले में बताया था, ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, जो प्रोटीन हमारे प्रोटीन होता है उसको पेप्टोन में बदलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, एमाइलेज एंजाइम क्या करता है। एमाइलेज एंजाइम ऑप्शन नंबर, वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलता है, या बी प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, या सी स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, चारों में से हमारा बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो एमाइलेज एंजाइम का क्या काम है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। याद रखिएगा, ये सारे जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हमारा है, पित्त किस भोज पदार्थ का विखंडन करता है। अब देखिए, हमारा पित्ताशय से पित्त निकलता है यकृत से, और ये इसका काम क्या है, प्रोटीन या वसा या कार्बोहाइड्रेट या विटामिन को विखंडन करने का किसका कार्य है। पित्त जो है किस भोज पदार्थ को विखंडन करता है। ऑप्शन हमारा प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन। तो मैं बता दूं, इसमें जो वसा का जो है विखंडन कौन करता है, पित्त करता है। पित्त क्या करता है, बड़ी बड़ी गोलिकाएं जो है उसको छोटी छोटी गोलिकाओं में चेंज करता है, ये पित्त का काम करता है, ठीक है। पित्त वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करने में काम आता है। नेक्स्ट आता है, पाचन क्रिया में वसा का एमल्सीकरण कौन करता है। जैसे कि हमने बताया कि पित्त क्या आता है, वसा का एमल्सीकरण करता है। एमल्सीकरण करने का मतलब कि छोटे छोटे गोलिकाओं में चेंज करता है। लेकिन ये जो वसा एमल्सीकृत वसा है उसका पाचन कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है, या पित्त करता है, या श्लेष्मा करता है, या पेप्सिन करता है। तो मैंने आपको जस्ट बताया था कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अगर बात करें, जो हमारे अमाशय में, अब वो क्या करता है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है। और पित्त का भी जस्ट बताया था कि वसा का क्या एमल्सीकरण करता है। और श्लेष्मा जो हमारे जो अमाशय को अम्ल से रक्षा करता है। और पेप्सिन जो है हमारा ये बोल सकते हैं
प्रोटीन को पचाता है, लेकिन यहाँ पाचन प्रक्रिया में वसा का जो इमल्सीकरण जो करता है, कौन करता है? पित्त करता है। पाचन क्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? पित्त करता है, मैंने अभी जस्ट बताया था। अब अगला आता है हमारा, पाचन क्रिया में अमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है? पाचन क्रिया में प्रक्रिया में अमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन कर? ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी है पित्त, सी है श्लेष्मा, डी है पेप्सिन। तो सबसे पहले हम बता दें कि हमारा अमाशय में 3 तरह की ग्रंथियां निकलती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा और पेप्सिन। तो यहाँ पित्त की तो बात नहीं होगी क्योंकि अमाशय की बात कर रहा है, तो एक तो हमारा पित्त खत्म हो गया। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा और पेप्सिन में बताना है कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है अमाशय में। तो प्रोटीन का पाचन अमाशय में कौन करता है? पेप्सिन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे हम लोग आते हैं, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? अगर हम लोग वसा का अगर पाचन करना चाहते हैं तो कौन सा एंजाइम उसमें पचाने में मदद करता है? तो पहला ऑप्शन है पेप्सिन, बी है ट्रिप्सिन, सी है लाइपेस, डी है टाइलिन। तो इसमें बताइएगा कि वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो वसा का कौन करता है? लाइपेज करता है। याद रखिएगा, लाइपेज जो वसा का पाचन करता है। अगला आता है हमारा, अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? तो हमारा ऑप्शन है मुंह से, बी है केंद्रक से, सी है कुटपाद से, डी है खाद्य रिक्तिकाएं से। बगल में आपको पिक्चर भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए केंद्रक है, खाद्य कण है, पदाब या कुटपाद है, खाद्य रिक्तिका है या खाद्य कण है। लेकिन वो भोजन ग्रहण करने के लिए किसका प्रयोग करता है? तो आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिख रहा है कि कुटपाद या पदार्थ जो भी है वो क्या करता है? खाद्य भोजन ग्रहण करने के लिए एक कुटपाद बनाता है और उसमें क्या करता है? अपना खाना उसका फंस जाता है और उसको धीरे धीरे रिक्तिका बना के अंदर ले जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? कुटपाद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? जैसे ऑप्शन हमारा है स्वपोषी पोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण या प्राणी भोजी पोषण। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन 4 को है। तो अमीबा किस प्रकार का पोषण ग्रहण करता है? तो अगर अमीबा की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी होगा, प्राणी समभोजी पोषण। अब यहाँ में थोड़ा सा और भी चीज़ आपको बता दें, पोषण 2 तरह का होता है, एक विषम पोषी पोषण होता है, एक स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण जो होता है हमारे हरे पादप या पौधे में होते हैं। ठीक है, तो हम स्वपोषी पोषण के बारे में जान गए। अब हमारा विषम पोषी पोषण 3 तरह का होता है, एक प्राणी समभोजी पोषण, दूसरा मृतजीवी पोषण, तीसरा परजीवी पोषण। अगर हम लोग प्राणी समभोजी पोषण देखा जाए तो अमीबा और मानव में आता है, जो कि अभी क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि अमीबा में किस प्रकार से होता है भोजन का किस प्रकार का पोषण होता है? तो प्राणी समभोजी। लेकिन मृतजीवी पोषण की अगर बात करें तो फफूंद और कवक में होता है। इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये सारे एग्जाम्पल दिया हूँ। और परजीवी में अगर देखा जाए अमरवेल, जू होगा, फीताकृमि होगा और कस्कुटा, ये सारे क्या होता है? परजीवी पोषण होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि प्राणी समभोजी पोषण क्या होता है, जो कि हम लोग पादपों पे जो निर्भर होते हैं, और मृतजीवी पोषण जो होते हैं सड़े गले पदार्थों से वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और परजीवी पोषण क्या होता है? किसी दूसरे पौधे पर क्या करते हैं? उसका आश्रित रहता है, वो खाना अपना स्वयं नहीं बनाते हैं। इसलिए अमरवेल, जू और फीताकृमि ये सब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस जीव में प्राणी समभोजी पोषण होता है? ऑप्शन नंबर ए अमरवेल, बी कवक, सी अमीबा, डी आम। तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में किस जीव में प्राणी समभोजी पोषण होता है? मैंने प्राणी समभोजी पोषण किस में होता है? यहाँ पे देखिए अमीबा, अभी जस्ट हम बताए थे किस में होता है? अमीबा में। और ये फिर आप इस चार्ट को देख लीजिएगा किस में प्राणी समभोजी पोषण होता है और किस में नहीं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? स्वपोषी का मतलब जो खुद से अपना भोजन तैयार करता है। तो ऑप्शन नंबर है अमरवेल, बी है कवक, सी है अमीबा, डी है आम। तो यहाँ पे हमने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि जैसे कि अमरवेल और ये जैसे कवक, अमीबा, ये सब हो गया विषम पोषी पोषण। लेकिन स्वपोषी में क्या आता है? हरे पौधे में क्या आता है? आम का पेड़ या तो आम बोल सकते हैं, वो हरे पौधे में आता है, इसलिए वो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं तैयार करते हैं। नेक्स्ट आता है, अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है? देखिए ऑप्शन नंबर है मुंह, बी है केंद्रक, सी है कुटपाद, डी है खाद्य रिक्तिकाएं। जैसे कि मैंने बताया था भोजन ग्रहण करने करता वो किसके द्वारा था? कुटपाद के द्वारा। लेकिन वो पाचन किसके द्वारा करता है? खाद्य रिक्तिका, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पिक्चर में, आप देख लीजिएगा। खाद्य रिक्तिकाएं जो है वो क्या करते हैं? अमीबा में भोजन का पाचन करता है। नेक्स्ट आता है 16 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? यहाँ पे आपको पिक्चर दिखता होगा कि मनुष्य के कोई पाचन तंत्र का काम, यहाँ पे आपको पूरा पिक्चर दिख रहा है। ऑप्शन देते हैं आपको, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत।
तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, छोटी आंत। ठीक है, वैसे भोजन का जो पाचन स्टार्ट हो जाता है मुख से ही हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पाचन की क्रिया होती है कहाँ होता है, छोटी आंत में। यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया, पदार्थों का अवशोषण आहार नाल के विभिन्न भागों जैसे मुख, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत में होता है, परंतु सबसे अधिक अवशोषण जो होता है छोटी आंत में होता है। इसको याद रखिएगा, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रक्त वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है क्या कहलाता है। जैसे कि हमारा शरीर के हृदय से क्या करना है, रक्त को सभी भागों में ले जाना है, किसका काम होता है। ऑप्शन नंबर ए, बी हो गया धमनी, सी हो गया कोई केशिका, डी हो गया जाइलम। तो यहाँ पे सीरा और धमनी दोनों क्या होता है, रक्त का वहन करता है, लेकिन मतलब कि कौन हृदय से शरीर तक ले जाता है और शरीर से कौन हृदय तक ले आता है, वो दोनों अलग अलग सिराएं हैं। ठीक है, एक का काम क्या है, हृदय से सभी जगह शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त को पहुँचाना है, और दूसरे का काम क्या है, शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त को ले आना है। तो यहाँ पे हम लोगों को पूछ रहा है कि हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में कौन ले जाता है, तो हमारा है धमनी का काम है कि हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक क्या करना है, रक्त को पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रक्त वाहिकाएं दो तरह का होता है, एक धमनी होता है, दूसरा शिरा होता है। धमनी का क्या काम है, रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है, और शिरा का क्या काम है, शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को हृदय तक ले आना है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, मैं नीचे इंपॉर्टेंट लिख दिया हूँ। आगे है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, बी नंबर हो गया 2, सी नंबर 3 और डी हो गया 4। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो कोष्ठक कितना होता है, यहाँ पे 4 होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनाने में कौन मदद करता है। अगर हम कहीं पे कट जाते हैं तो ब्लड उसमें बहता ही रहता है, ब्लड को थक्का बनाने के कारण वो क्या होता है, ब्लड रुक जाता है वो बहाना। तो किसके वजह से होता है, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या लसिका या प्लेटलेट्स। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, मतलब कि लाल रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी का मतलब था श्वेत रक्त कणिकाएं। लसिका एक हो गया और एक प्लेटलेट्स हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा थक्का बनाने का काम जो करता है वो क्या करता है, ऑप्शन नंबर डी होता है। प्लेटलेट्स का काम है कि अगर कहीं पे कट गए और ब्लड अगर निकल रहा तो थक्का बना के, ब्लड का थक्का बना के उसको रोक दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको रक्त से रिलेटेड कुछ चीज़ यहाँ दिए हैं, इसको देख लीजिएगा। रक्त जो है 2 तरह का होता है, एक द्रव अवयव होता है, दूसरा होगा ठोस अवयव। द्रव अवयव जो होता है पीला होता है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये प्लाज्मा है, जो आपको जब भी पूछा जाएगा प्लाज्मा किस रंग का होता है, तो वो क्या होता है, पीला होता है। ठीक है, और प्लाज्मा जो है 90% जल होता है, और उसमें जो शेष होता है जैविक और अजैविक होता है। जैविक में आप जैसे प्लाज्मा प्रोटीन होता है, और अजैविक में खनिज और खनिज तत्व होते हैं। अब आता है ठोस अवयव में रुधिर कणिकाएं होते हैं, जिसमें कि आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी के बारे में मैंने बता दिया कि आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का मतलब वाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स तो आपको पता ही गया। देखिए आरबीसी का क्या काम है, ऑक्सीजन का वहन करना और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। और आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाएं होते हैं, ये ब्लड जो होता है लाल होता है, लाल होने के कारण इसमें है हीमोग्लोबिन उपस्थित। ठीक है, और दूसरी आता है डब्ल्यूबीसी का काम है, जो श्वेत रक्त कणिकाएं जो होता है शरीर में जो भी रोग होता है उसमें क्या होता है, उसको मुक्त करने में सहायक करता है। और प्लेटलेट्स के बारे में तो मैं आपको बता ही दिया हूँ कि जो हमारा रक्त का थक्का बनाने का काम आता है। अब आते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पे। बोलता है श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पायोरेट में टूटना कहाँ होता है, मतलब कि श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जो होता है पायोरेट में कहाँ टूटता है। ऑप्शन नंबर 1 है कोशिका द्रव में, बी है फेफड़ा में, सी है वायु कुपिका में, डी है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर देखिए जब श्वसन क्रिया होगा, जो हमारा ग्लूकोज होता है वो टूट जाता है, 3 भाग में बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो कहाँ टूटता है, कोशिका द्रव में। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से टूटता है। 6 कार्बन वाला अणु ग्लूकोज होता है, वो 3 कार्बन के अणु में टूट जाता है। एक होता है जो कि मतलब कि वायु की उपस्थिति में टूटता है, एक वायु के अभाव में होता है, और एक होता है वायु की अनुपस्थिति में। ठीक है, मतलब कि तीनों से क्या क्या प्रॉब्लम होता है, नीचे में यहाँ पे एक आपको लगा दिया हूँ, उसको स्लाइड को देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहते हैं। वृक्क मतलब होता है किडनी जो होता है जानते हैं, तो उसका एकात्मक इकाई क्या होता है, विक्राणु को ही नेफ्रॉन कहा जाता है। दूसरा है कोशिका, तीसरा है न्यूरॉन, चौथा है डायलिसिस। ठीक है, तो विक्राणु की रचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं या विक्राणु कहते हैं, जो आपको पिक्चर में दिख रहा है। तो ये पिक्चर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में 6 नंबर या 5 नंबर का बनाने के लिए दिया जाता है, इसलिए नेफ्रॉन का आप जरूर बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
नेक्स्ट ये देख सकते हैं हमारा ये किडनी इसी तरह का होता है, और बहुत सारे लगभग 10 लाख जो है विक्राणु मतलब नेफ्रॉन मिलके एक किडनी तैयार होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर वायु कुपिका, बी हो गया वृक्क, सी हो गया विक्राणु, डी हो गया कोशिका गुच्छ। तो अब यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या होता है? विक्राणु होता है। वृक्क बोलो या विक्राणु, वृक्क हो गया बहुत सारे विक्राणु मिलके वृक्क बनता है, मतलब बहुत सारे नेफ्रॉन मिलके क्या किडनी बनता है। तो यहाँ पे उत्सर्जन का एक क्रियात्मक इकाई मतलब एक भाग का बोल रहा है, तो एक भाग कौन सा होता है? विक्राणु होता है। ये देख सकते हैं, ये हमको विक्राणु कहते हैं, या तो इसको आप नेफ्रॉन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालने या छानने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? देखिए, जब हमारा वृक्क है, वृक्क का क्या काम है? मतलब कि जो भी शरीर में रक्त को क्या करना, छानने का काम करता है। ठीक है, अगर ये काम नहीं करता, इसकी जो कम हो जाती है इसकी क्रियाशीलता, तो इसको क्या कहता है? बाहर के द्वारा मतलब कि एक कृत्रिम के द्वारा एक छानने का प्रक्रिया होता है, तो उसको क्या कहते हैं? याद रखिए, मूत्र बनाना, अपोहन या विसरण या पुनर्अवशोषण। तो याद रखिए ना, इसको क्या कहते हैं? अपोहन कहते हैं। अपोहन का एक दूसरा आपको नाम मिलेगा जिसको कहते हैं डायलिसिस। दोनों एक ही चीज़ है, डायलिसिस या अपोहन। ठीक है, ये कृत्रिम के द्वारा किया जाता है, वृक्काणु की क्रियाशीलता को बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा अपोहन होगा। नेक्स्ट आता 24, शरीर में विभिन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ के शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम में होता है? शरीर में जो हमारे जितने भी हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ है जो हमारे शरीर के लिए जरूरत नहीं है, उसको किस प्रक्रम द्वारा निकाला जाएगा? ऑप्शन है पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है उत्सर्जन, चौथा है संवहन। तो यहाँ पे याद रखिएगा, उत्सर्जन के द्वारा जो होता है जितने भी मलमूत्र या जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25 नंबर, श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, कोशिका द्रव एक है, दूसरा फेफड़ा है, वायु कुपिका है, चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका ऑप्शन होगा माइटोकॉन्ड्रिया। आप यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हैं, जैसे देख सकते हैं सबसे नीचे दिया है कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा मुक्त होता है कब? जब पायरुवेट टूटता है। तो वो कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। नीचे आपको ऑप्शन में दिया होगा माइटोकॉन्ड्रिया, दिख रहा है। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है? जैसे कि हमारे शरीर में अमाशय में जैसे भोजन पहुंचता है तो वो क्या होता है? अम्लीय हो जाता है, और अम्ल पता है शरीर को कभी भी नुकसान मतलब कि नुकसान पहुंचाता है क्योंकि जला देता है, तो उसको क्षारीय बनाना बहुत जरूरी है। अमाशय में, तो अमाशय में एक श्लेष्मा नाम का जो जठर ग्रंथियाँ होता है वो क्या होता है? अमाशय को अम्ल से सुरक्षा कर देता है, लेकिन अन्य जो हमारे ग्रंथियाँ वो उसको कैसे रक्षा करेंगे? तो उसके लिए क्षारीय माध्यम, जैसे अम्ल से निकलता है तो उसको क्षारीय माध्यम कर देता है। कौन? क्लोरोफिल कर देता है, या हीमोग्लोबिन, या श्वेत रक्त कणिका, या पित्त। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? पित्त। पित्त क्या करता है? भोजन के माध्यम को क्षारीय बना देता है, जो अम्लीय माध्यम होता है उसको क्षारीय बना देता है। नेक्स्ट है 27 नंबर, श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्त कणिकाएं, या प्लेटलेट्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का वहन करता है, और एक तरह का बोलते हैं श्वसन वर्णक का एक अंग है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा एक है जल, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है कार्बोहाइड्रेट, डी है क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के टूटने के बाद भी हमारा क्या होता है? ऑक्सीजन मुक्त होता है, लेकिन ऑक्सीजन जो हमारा क्या होता है? प्राप्त होता है, लेकिन वो ग्लूकोज के रूप में, उसमें ग्लूकोज में ज़्यादा ऑक्सीजन से बनता है। लेकिन जल जब टूटता है तब वो क्या होता है? ऑक्सीजन मुक्त होता है, अलग होता है। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप बनता है? तो याद रखिए जल। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? जल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में किस पदार्थ का आवश्यकता नहीं होता है? अगर हमारा प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो किसका जरूरत नहीं होगा? पहला जल का, या कार्बन डाइऑक्साइड का, या कार्बोहाइड्रेट का, या क्लोरोप्लास्ट का। याद रखिएगा, अगर हमारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो जल की आवश्यकता होती है, क्लोरोप्लास्ट का भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट फिर बाद में बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? अगर प्रकाश संश्लेषण होगा तो मुख्य उत्पाद क्या बनाएगा? तो ऑप्शन नंबर जल बनाएगा, या कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, या कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, या ऑक्सीजन बनाएगा। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ठीक है, और जल भी तैयार करता है, लेकिन ज़्यादातर हमारा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी तैयार करता है, लेकिन जो मुख्य पदार्थ है, उत्पाद जो है, कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट आता है 31 नंबर क्वेश्चन, अमाशय के आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होता है? मैंने आपको बताया कि अमाशय में 3 तरह का जठर ग्रंथियां निकलती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और
श्लेष्मा। तो यहाँ पे हमारा श्लेष्मा, पेप्सिन, पित्त और जठर रस, ठीक है। तो जठर रस में 3 गो आ जाता है, हाइड्रोक्लोरिक, श्लेष्मा और पेप्सिन आ जाता है। लेकिन श्लेष्मा जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो क्षति पहुंचा सकता था अमाशय को, उससे बचाता है कौन? श्लेष्मा बचाता है। इसलिए इसको क्या करते हैं? अम्ल से रक्षा कौन करता है अमाशय को? श्लेष्मा करता है। तो आगे है हमारा निम्नलिखित में किस जीव का क्षुद्रांश सबसे लंबा होता है? क्षुद्रांश, ठीक है। तो यहाँ पे मनुष्य, कुत्ता, गाय या शेर। याद रखिएगा, जो मांसाहारी होता है उसका क्षुद्रांश छोटा होता है और जो शाकाहारी होता है उसका बड़ा होता है। तो मनुष्य यहाँ पे मांसाहारी शाकाहारी दोनों है, मतलब कि मनुष्य तो हो ही नहीं सकता है। कुत्ता भी हमारा क्या मांसाहारी होता है, शेर भी हमारा मांसाहारी होता है। तो हमारा कौन है? गाय। गाय जो हमारा शाकाहारी होता है, इसलिए इसका सबसे बड़ा क्षुद्रांत होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पौधे में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर जाइलम, फ्लोएम, क्लोरोप्लास्ट, टीयरन। तो पौधों में जल और खनिज का संवहन कैसे होता है? एक जगह से दूसरी जगह किसके द्वारा पहुंचाता है? जल के द्वारा, जाइलम के द्वारा, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम 2 शब्द है। जाइलम से जल तथा खनिज, तो याद रखिएगा जाइलम से जल मतलब जल और खनिज का संवहन करेगा। फ्लोएम मतलब फल, फल मतलब क्या था? भोजन, ये भोजन का परिवहन करेगा, ठीक है। अब अगला आता है पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? जस्ट मैंने आपको बताया, ऑप्शन नंबर जाइलम, बी फ्लोएम, सी क्लोरोप्लास्ट, डी रंध्र। तो मैंने आपको जस्ट बताया कि फ्लोएम मतलब फल, भोजन का भोजन, फल मतलब क्या था? भोजन। तो फ्लोएम क्या करता है? भोजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। अब यहाँ पे याद रखिए जाइलम और फ्लोएम दोनों को फिर से मैं आपको बता दिया। जाइलम मतलब जल, जल और खनिज लवण का क्या संवहन करेगा? फ्लोएम मतलब फल मतलब भोजन का संवहन करेगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, भोजन एवं अन्य पदार्थों को शरीर में एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए कौन जैव प्रक्रम उत्तरदायी है? भोजन को एक जगह से दूसरी जगह, शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक कौन ले जाता है? तो ऑप्शन नंबर पोषण, श्वसन, उत्सर्जन या संवहन। तो ये याद रखिएगा, किसी भी चीज़ में अगर भोजन को एक जगह दूसरी जगह ले जाता है उसको क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। संवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो यहाँ पे संवहन हमारा क्या होगा? अगर पादप में देखा जाए, जाइलम और फ्लोएम ये दोनों का संवहन का काम करता है। एक जो है जल और खनिज का संवहन करता है, दूसरा क्या आता है? भोजन का करता है। ये था हमारा 35 नंबर क्वेश्चन। कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और पूरा देखने के लिए थैंक यू। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और इसी प्रकार से और भी मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा और इस तरह का और वीडियो चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।